आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। अरे लेट्स स्टार्ट शेरा, चल। अच्छा है, चल फटाफट चालू कर, चल मजनू गाड़ी निकाल। इंडेस 19, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहला इंडेस 19 नंबर, नाम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, क्या बोलता है सुनना। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, मेन कौन से एम्प्लॉय बेनिफिट्स कवर्ड है यहाँ। सबसे पहला शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है। जो काम की बातें वो करूंगा, बहुत स्मॉल स्मॉल बातें भी है जो काम की नहीं, वो इग्नोर करूंगा मैं। सबसे पहली बात शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म मतलब ऐसे बेनिफिट जो विद इन 12 मंथ्स अपने को कंपनी को पे ऑफ करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में यहाँ टोटल 3 टाइप के बेनिफिट डिस्कस्ड है। पहला सैलरी वेजेस, अगर पे किया तो एंट्री एक्सपेंस टू कैश बैंक, अक्रू हुआ पे नहीं किया तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, और अगर एडवांस में पे किया है तो प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश बैंक, ठीक है। अच्छा, एक है बोनस, दूसरा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बोनस। कभी कभी क्या होता है, कंपनी बोलता है ये करंट ईयर में तुम अच्छा टारगेट अचीव करोगे तो हम तुमको बोनस देंगे, ठीक है। तो ये जो बोनस का अमाउंट है, ये बोनस कंपनी भले ही प्रॉमिस करता है करंट ईयर में, बट पे करता है नेक्स्ट ईयर। तो कंपनी बुक कब करेगा, इस पूरे इंडेक्स में एक बार ध्यान रखना कि भाई तुम्हारा जो भी तुमको बुक करना है खर्चा, वो अक्रूवल बेसिस पे बुक करना है। तुम पे कब करोगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अक्रू करंट ईयर में हुआ है, आप बुक करंट ईयर में करोगे, तो एक्सपेंस टू बोनस पेबल बुक करने का करंट ईयर के अंदर। जब पे करोगे तो ये लाइबिलिटी होगी रिवर्स और बोल देना टू कैश बैंक, सिंपल, ठीक है। अच्छा, जब बोनस की अपन बात करते हैं तो ये कोई डिविडेंड नहीं है, पहली बात, क्योंकि आप ये इंप्लॉइज को दे रहे हो, ठीक है, शेयर होल्डर्स को नहीं। उसके अलावा कभी कभी बोलेगा कि प्रॉफिट 10 लाख था, उस पर 2% बोनस देना है, लेकिन कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि काफी इंप्लॉय छोड़ देंगे तो 1.5% ही देना पड़ेगा। तो कंपनी के एक्सपेक्टेशन वगैरह कंसिडर करना इस केस में, ठीक है, ध्यान रखना। ये सेकंड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये दोनों सिंपल है। तीसरा इंपॉर्टेंट है लीव कंपेंसेशन, बराबर ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव कंपेंसेशन। करंट ईयर में आपको जो छुट्टी दी गई, उसको आपने करंट ईयर में यूज नहीं करा, आप उसको नेक्स्ट ईयर में यूज करोगे या नेक्स्ट ईयर में इनकैश करवा लोगे, उसको बोलते हैं लीव कंपेंसेशन। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, जिस साल छुट्टी कमाते हो उस साल उसका खर्चा और प्रोविजन बुक करने का। वापस से, सपोज मेरे पास करंट ईयर में 20 छुट्टी थी जो मैंने कमाई, मैंने यूज नहीं करी, मैं नेक्स्ट ईयर या तो इनकैश करूंगा या फिर यूज करूंगा। आप यूज करो इनकैश करो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। करंट ईयर में आपने कमाई ना, तो इस 20 छुट्टी का जितना प्रोपोर्शन पगार है, उसका एक्सपेंस और उसका प्रोविजन आप ये साल में बुक करोगे, बराबर। तो अब आ जाओ लीव कंपेंसेशन पे, ये रूल याद रखना। अब आ जाओ, अब आ जाओ इधर, क्या बोलते हैं लीव कंपेंसेशन। इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है अक्यूमुलेटिंग, एक होता है नॉन अक्यूमुलेटिंग। नॉन अक्यूमुलेटिंग मतलब कैरी फॉरवर्ड इज नॉट परमिटेड। अगर कैरी फॉरवर्ड परमिटेड नहीं है तब तो कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो, अच्छा है। अगर अक्यूमुलेटिंग है, दैट इज कैरी फॉरवर्ड इज परमिटेड, तो उसमें भी 2 टाइप के, वेस्टेड नॉन वेस्टेड। वेस्टेड मतलब इनकैश करवाओगे, नॉन वेस्टेड मतलब इनकैश नहीं, छुट्टी के बदले छुट्टी, बराबर, क्या ध्यान रखना। अब हुआ क्या, करंट ईयर में 40 दिन की छुट्टी थी, 10 दिन अवेल करी, 30 दिन का बैलेंस बच गया। मैंने क्या बोला, जिस साल छुट्टी कमाई उस साल एक्सपेंस और प्रोविजन बनेगा। तो ये 30 दिन का भले आप नेक्स्ट ईयर यूज करो, कुछ भी करो, नेक्स्ट ईयर इनकैश कराओ, इसका खर्चा और प्रोविजन आज बुक करूंगा मैं ये साल में। तो लीव कंपेंसेशन एक्सपेंस टू लाइबिलिटी, प्रोविजन जो भी है बुक करूंगा मैं, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें क्या होता है सुनना। नॉन वेस्टिंग में क्या होता है, उसने करंट ईयर में एक्सपेंस और प्रोविजन बुक कर लिया, कमा लिया छुट्टी 30 दिन का, वो नेक्स्ट ईयर छुट्टी अवेल करता है। तो जब वो नेक्स्ट ईयर छुट्टी अवेल करता है तो ये प्रोविजन आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसकी पगार 6 करोड़ रुपया थी, तो 6 करोड़ आप नेक्स्ट ईयर पूरा पूरा पे करोगे। जो छुट्टी उसने एक्स्ट्रा इनकैश नहीं करा, सॉरी यूज कर ली, उसका प्रोविजन रिवर्स कर दोगे, और सैलरी के नाम पे सिर्फ 5.5 ही डेबिट होएगा। क्यों, उसको पूरी पगार इसलिए मिल पाई क्योंकि उसने एक्स्ट्रा छुट्टी लास्ट में कमाई थी जो वो ये साल अवेल कर गया, बराबर। तो 6 करोड़ पूरा क्रेडिट करोगे, डेबिट आप प्रोविजन रिवर्स करोगे, और सैलरी जो है वो 5.5 ही क्रिएट करोगे, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है, ठीक है, ध्यान रखना। केस बी, अगर ये सेम एग्जाम्पल में वेस्टिंग होता तो क्या होता, वेस्टिंग मतलब इनकैश करवाएगा, तो उस केस में मैंने एक्सपेंस टू प्रोविजन पहले बुक किया 50 लाख करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जब वो इनकैश करवाएगा तो यहाँ उसको पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे, पैसे, तो मेरे को कैश बैंक देना है 6.5, उसमें से 0.5 का प्रोविजन रिवर्स होएगा और 6 करोड़ की सैलरी के नाम पे डेबिट करेंगे। मतलब वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग में जो फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग है उसमें कोई फर्क ही नहीं है। दोनों केस में आप फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस टू प्रोविजन बुक करोगे, फर्क आता है सेकेंड ईयर में, बराबर। इन केस ऑफ नॉन वेस्टिंग सेकेंड ईयर में उसको छुट्टी एक्स्ट्रा मिली है, पगार एक्स्ट्रा नहीं मिली है, तो पैसा 6 करोड़ ही मिलेगा, पगार के नाम पे 5.5 रहेगा, और बैलेंस आप प्रोविजन रिवर्स करोगे। वेस्टिंग वाले केस में पैसा एक्स्ट्रा मिला है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो क्रेडिट कर देना,
प्रोविजन डेबिट करना रिवर्स करके, बाकी सैलरी के नाम पे, ऐसा। आई होप तुमको समझता है ये बात। क्लियर वाला पार्ट क्या? यस सर, खत्म। ये था मेरा शॉर्ट टर्म इंप्लॉय बेनिफिट्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब मैं आऊंगा अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट। इसको प्यार से रिटायरमेंट बेनिफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? रिटायरमेंट बेनिफिट भी बोलते हैं। अब इसमें दो टाइप के बेनिफिट्स होते हैं, एक होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान? यहाँ कंपनी फंड में एक स्पेसिफिक अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस करता है। कंपनी ने फंड में कॉन्ट्रीब्यूट किया, कंपनी का ऑब्लिगेशन इज ओवर। अब वो फंड की जिम्मेदारी है कि इंप्लॉय को पैसा कितना देना है, कब देना है, वो फंड देखेगा, कंपनी नहीं देखेगा। बराबर। तो यहां कंपनी का ऑब्लिगेशन इज ओवर वंस इट कंट्रीब्यूट्स टू द फंड। एग्जांपल पीएफ, कंपनी ने पीएफ का पैसा पीएफ फंड में जमा करवाया, अब इंप्लॉय को पैसा विड्रॉ करना तो पीएफ फंड से विड्रॉ करे, कंपनी कुछ नहीं करेगा उस केस में। तो यहां क्या करना है, बस ये देख लेना, ये जो पीएफ का पैसा है ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। अगर सपोज ये पीएफ का पैसा अक्रू हो रहा है करंट ईयर में और पे करना है विद इन 12 मंथ्स, तो जब अक्रू हुआ, मान लो अमाउंट इज 80,000, तो जब अक्रू हुआ तो एंट्री मारोगे एक्सपेंस टू पेबल, और जब पीएफ का पैसा पे कर दोगे तो बोल देना पेबल टू कैश बैंक। कभी कभी क्या होता है, रेयर केस, पीएफ में ऐसा नहीं होता बट किसी और में हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन अक्रू हुआ करंट ईयर में बट पे करना 1 साल बाद, अक्रू हुआ 11-12 में, पे करना 1 साल के बाद। तो जब कोई चीज पे करनी 1 साल के बाद और अक्रू आज हो गई है, तो उस केस में आप उसको आज बुक तो करोगे, लेकिन कौन से वैल्यू में? वेरी गुड, प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करोगे। बराबर, प्रेजेंट वैल्यू में बुक करोगे। तो हम बुक करेंगे पीएफ टू पेबल प्रेजेंट वैल्यू पे। अब प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया, 1 साल के बाद पे करना ना, तो पे करने के पहले अनवाइंडिंग करना। तो ये जो पीएफ पेबल है ये होगा अनवाइंड, इंटरेस्ट कॉस्ट टू पीएफ पेबल। ये इंटरेस्ट कॉस्ट फिनेंस कॉस्ट में नहीं, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा, और फिर आप पीएफ पेबल टू कैश बैंक कर देना, दैट्स इट। तो ये था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। यहां लफड़ा ही नहीं है, यहां सिर्फ ये देखना कि जब कंट्रीब्यूशन अक्रू हुआ है तब एक्सपेंस टू प्रोविजन, एक्सपेंस टू पेबल। बराबर, जब पे करोगे तो पेबल टू कैश बैंक। अगर 1 साल के बाद पे करना है तो प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा, बस दैट्स इट। मजा आता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। मेरी गारंटी है तुमको अभी सुनने के बाद सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, अगर तुमको रिकॉल नहीं है तो टेंशन मत लेना। अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है, एक बार फटाफट से ये देख लो भाई। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कंपनी का ऑब्लिगेशन कंट्रीब्यूट करते से खत्म नहीं होता है, कंपनी को कंट्रीब्यूट भी करना है फंड के अंदर, बराबर, या जमा भी करेगा पैसा, और जब इंप्लॉय रिटायर होएगा तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि फंड से पैसा विड्रॉ करे और इंप्लॉय को पे ऑफ करे। मतलब यहां कंपनी का ऑब्लिगेशन विड्रॉ सिर्फ कंट्रीब्यूट करने से खत्म नहीं होता है, कंट्रीब्यूट भी करना है, और बाद में जब इंप्लॉय रिटायर होएगा तो उस फंड से खुद पैसा निकालेगा और वो इंप्लॉय को पे ऑफ करेगा। मतलब यहां द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली द कंट्रीब्यूशन पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ग्रेचुइटी है, हमने बोला एम्प्लॉय को कि भाई तुम कुछ साल काम करोगे तो तुमको ग्रेचुइटी मिलेगा। अब मैंने एक फॉर्मूला डिनोट कर दिया इसका कि ग्रेचुइटी कितना है, 1% इंटू फाइनल ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। अब इसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, इधर आज एग्जाम्पल दिखा रहा हूं एक। ठीक है, मान लो एक कंपनी XYZ लिमिटेड, उसमें एक बहुत शानदार आदमी काम करता है, मिस्टर आकाश। ठीक है, उसकी पगार है 10 लाख पर एनम, ज्यादा लिख दिया इधर, मेरी तो वैसे 2.4 लाख से पर एनम, बट एनीवेज 10 लाख पर एनम पगार है इसकी। ठीक है, आज पगार है। अब इसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये कंपनी में 5 साल तक काम करेगा और इसकी पगार 10% का इंक्रीमेंट लेगी। ठीक है, तो आपको ग्रेचुइटी में 1% तो पता ही है, फाइनल ड्रॉन सैलरी कैसे मिलेगा? तो फाइनल ड्रॉन मतलब लास्ट तक की पगार। अगर आप कंपनी में 5 साल काम करोगे तो इंक्रीमेंट 5 नहीं 4 बार होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 4 बार इंक्रीमेंट लेने का 10% का, तो 10 लाख प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, तो आएगा आपको ये वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। वो एक्सपेक्टेशन है 5 साल काम करूंगा तो 5 साल करना मल्टीप्लाई, आपको कुछ तो वैल्यू आएगा 73,205। ये ग्रेचुइटी का अमाउंट है, अंदाजा अमाउंट है जो 5 साल के बाद हमको पे करना आकाश कंदोई को, जो XYZ किसको पे करेगा, आकाश को पे करेगा। ठीक है, ये वाला अमाउंट। अब इसको बुक कैसे करें? सबसे पहली बात, ये ग्रेचुइटी 1 नहीं 5 साल की है, भले ही पे आप एक साथ करोगे लेकिन अक्रू तो 5 साल में होगा ना ये, तो इसको आपको बुक करना है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 5 करने का तो मिलेगा ग्रेचुइटी पर एनम, हर साल इतना बुक करना है। ठीक है, ये पहला चीज, ये पहला रूल हो गया। दूसरा, अब सपोज आपको ईयर 1 के एंड पे ये अमाउंट बुक करना है, लेकिन आप देखो इसको पे आप इमीडिएटली नहीं करने वाले हो, पे आप करोगे 5th ईयर के एंड पे। तो अभी मैंने सिखाया था ना, कोई खर्चा अगर अक्रू हो गया अभी लेकिन पे 1 साल के बाद करना है तो आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करोगे। तो वैसे ये 14,641 अगर ईयर 1 के एंड से गिनूं तो 4 साल के बाद पे करना है। डोंट से 5 ईयर्स के बाद, मैं डे 1 पे नहीं खड़ा हूं, मैं ईयर 1 के एंड पे खड़ा हूं, यहां से गिनोगे तो 4 साल के बाद पे करना है। बराबर, तो जो ये एक्सपेंस है उसको 4 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना तो मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू।
ये मैं बुक करूंगा। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या मारेंगे, ग्रेचुइटी एक्सपेंस टू ग्रेचुइटी प्रोविजन, ये एंट्री मारेंगे ना यार, 10,000 10,000। बस इस एक्सपेंस का एक नामकरण कर दो करंट सर्विस कॉस्ट, और इस प्रोविजन का नामकरण कर दो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो मैंने एंट्री क्या मारी, करंट सर्विस कॉस्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 10,000 10,000। सबको समझा ये वाला पार्ट? ये फर्स्ट का एंड का हो गया, ईयर 1 एंड इज ओवर। फिर आएगा ईयर 2। ईयर 2 में सबसे पहले अनवाइंडिंग करोगे, जो ईयर 1 में खर्चा बुक किया था उस पर अनवाइंडिंग किया, इंटरेस्ट कॉस्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बराबर। ये इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। नाम इंटरेस्ट है, इसके काम फाइनेंस कॉस्ट वाले नहीं है, काम इसके इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वाले हैं, ठीक है। तो ईयर 2 में सबसे पहले ईयर 1 के खर्चे का अनवाइंडिंग किया। दूसरा, मैं बोलूं 14,641 हर साल बुक करना था, तो ईयर 2 में दोबारा बुक करोगे इसको, बट इसको भी आप प्रेजेंट वैल्यू पर बुक करोगे। अब ईयर 2 का जो खर्चा है वो 3 साल के बाद पे करना है, तो 3 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो ईयर आपका प्रेजेंट वैल्यू। बस तो ईयर 2 में आप फिर से एंट्री मारोगे, करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ। मतलब ईयर 2 में दो चीज किया, एक ईयर 1 पे जो बुक किया उसका अनवाइंडिंग, और ईयर 2 में अलग से खर्चा बुक किया। फिर ईयर 2 हो गया, फिर आओगे ईयर 3 में। अब ईयर 3 में जो ईयर 1 में बुक किया और जो ईयर 2 में बुक किया, उन सब पे अनवाइंडिंग आएगा। अब इतना सब याद कैसे रखेंगे, बनाने का टेबल, टेबल है ना, तो क्या बनाओगे, देखो मैंने कैसे बनाया। ईयर 1 ओपनिंग कुछ था नहीं, अनवाइंडिंग कुछ था नहीं, सिर्फ बुक किया, खर्चा क्लोजिंग हो गया। ये क्लोजिंग बना ओपनिंग, तो ईयर 2 में इसके ऊपर अनवाइंडिंग आएगा बराबर, और खर्चा बुक किया, टोटल होगा 22। ईयर 3 में इस 22 पे अनवाइंडिंग आएगा बराबर, तो ये अनवाइंडिंग मैं बुक करूंगा 2200, देखो मैंने बुक किया। और ईयर 3 में जो वापस से खर्चा है 14,641 का, ये पे करना 2 साल के बाद, तो इसको भी बुक करूंगा। ऐसे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 पूरा एंट्रीज मारता हुआ चलूंगा। दो चीज करनी है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में आप खर्चा बुक करोगे सीएससी तो डीबीओ, बाकी हर साल अनवाइंडिंग खर्चा, अनवाइंडिंग खर्चा, अनवाइंडिंग खर्चा, अनवाइंडिंग खर्चा, ये हर साल करना है बाकी के, और फिर 5th ईयर के बाद पे ऑफ कर देना, ठीक है। ऑफकोर्स जब मैं ये कर रहा हूं क्वेश्चन, मेरा प्रिजम्पशन क्या है कि इंक्रीमेंट 10% ही होगा, ये आदमी 5 साल ही काम करेगा, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट माई अजम्पशंस आर होल्डिंग ट्रू, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट था। क्या तुमको समझता है ये वाला पार्ट क्या? तो मैंने आपको कितने टर्म्स सिखाए, मैंने आपको 3 टर्म्स सिखाए। पहला है करंट सर्विस कॉस्ट, कहाँ जाएगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी बैलेंस शीट साइड में। तीसरा है इंटरेस्ट कॉस्ट, कहाँ जाएगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कहानी खत्म। क्या तुमको समझता है वाला पार्ट? दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। ये 3 टर्म समझ लेना। उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अब मैंने क्या बोला, मेरा ऊपर का जो पार्ट है वहां मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट मैं अजम्पशन होल्डिंग ट्रू। इट इज पॉसिबल मेरे एस्टिमेट में चेंज हो जाए। मान लो इंक्रीमेंट 10% नहीं 15% हो गया इस आदमी का, मान लो 5 साल नहीं 10 साल काम करने वाला है आदमी, ऐसे एस्टिमेट चेंज हो गए ना। तो अगर एस्टिमेट के चेंज की वजह से डीबीओ में चेंज आया, अगर एस्टिमेट के चेंज की वजह से डीबीओ में चेंज आया, यहां ध्यान रखना इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट दिया हुआ रहता है, आपको सिर्फ एंट्री मारने को आना चाहिए। वो बता देगा कि एस्टिमेट के चेंज की वजह से 15 लाख का इंक्रीज हो गया डीबीओ, वो दिया हुआ रहेगा इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट, आपको एंट्री मारने को आना चाहिए बराबर। तो जब एस्टिमेट के चेंज की वजह से कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्चुअरियल गेन या लॉस ऑन डीबीओ। तो मान लो डीबीओ बढ़ गया, डीबीओ मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया, तो लाइबिलिटी क्रेडिट करोगे, डेबिट करना एक्चुअरियल लॉस। मान लो डीबीओ गिर गया, मतलब डीबीओ डेबिट करोगे, क्रेडिट करना एक्चुअरियल गेन। अब यह एक्चुअल गेन लॉस जो है वो जाएगा ओसीआई एनआर के अंदर, खत्म। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर सपोज प्लान में अमेंडमेंट आया, देखो एक होता है एस्टिमेट का चेंज, जो अंदाजा था वो चेंज हुआ, एक होता है प्लान में अमेंडमेंट आना। जैसे ग्रेचुइटी वाले केस में फाइनल ड्रॉन सैलरी एस्टिमेट था, कितना साल काम करेगा एस्टिमेट था, बट ये 1% तो फिक्स था ना, ये कंपनी कितना भी हो देगा तो 1% ना सबका, तो ये 1% फिक्स था। मान लो अगर कोई स्पेसिफिक चीज आपने अमेंड कर दी, अब बोला 1 नहीं 3% दूंगा, या 1 के बदले 0.5% दूंगा, उसको बोलते हैं प्लान में अमेंडमेंट होना। देखो दो चीज होती है, एक होता है एस्टिमेट चेंज होना, एस्टिमेट चेंज हुआ तो बोलते हैं एक्चुअल गेन लॉस, बट प्लान अमेंड हुआ तो उसको बोलते हैं पास सर्विस कॉस्ट, ठीक है। तो अगर प्लान अमेंड होने की वजह से डीबीओ बढ़ गया तो डीबीओ होगा क्रेडिट, डेबिट करना पास सर्विस कॉस्ट। अगर प्लान अमेंड होने की वजह से डीबीओ गिर गया तो डीबीओ होगा डेबिट और क्रेडिट करना पास सर्विस कॉस्ट। पास सर्विस को जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ध्यान रखना। तो पास सर्विस कॉस्ट और एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ दोनों में फर्क क्या है? एस्टिमेट की वजह से आया तो एक्चुअल गेन लॉस, अमेंडमेंट की वजह से आया तो पास सर्विस कॉस्ट, खत्म। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर क्लियर। आगे बढ़ो सर। तो अब मैंने कौन से टर्म सिखा दिए? सीएससी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डीबीओ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, इंटरेस्ट इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्चुअल गेन एंड लॉस ऑन डीबीओ ओसीआई एनआर एस्टिमेट का चेंज है, पास सर्विस कॉस्ट इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अमेंडमेंट का चेंज है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर, खत्म कहानी। ये 5 टर्म्स आपके हो गए,
ठीक है। आगे प्लान असेट, अब ये जो ग्रेचुइटी देनी है इसका पैसा अभी से जमा करना शुरू करना पड़ेगा ना, तो कंपनी एक स्पेसिफिक फंड में या स्पेसिफिक असेट में कंट्रीब्यूट करना शुरू करती है, उसको बोलती है प्लान असेट्स। ठीक है, तो प्लान असेट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स डन एक्सक्लूसिवली फॉर डीबीओ पर्पस। तो जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो एंट्री सिंपल है, प्लान असेट टू कैश बैंक। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि जितना डीबीओ है उतना ही मैं जमा करवाऊं, कम ज्यादा हो सकता है। उसके बाद जब आप किधर भी असेट में पैसा जमा करते हो तो एक उम्मीद रहती है आपके मन में कि मैं एटलीस्ट इतना रिटर्न तो कमा लूंगा, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। क्या बोलते हो उसको? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट, बराबर। तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आप कैसे निकालोगे? जिस रेट पे आप अनवाइंडिंग कर रहे हो ना डीबीओ की, जिस रेट पे डीबीओ की अनवाइंडिंग चालू है उतना ही अपना होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मान लो प्लान असेट 10 लाख का है, डिस्काउंट फैक्टर 10% था, तो उतना ही हमारा एक्सपेक्टेशन है, बराबर। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसको मैं प्लान असेट में डेबिट कर देता हूं, तो प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, एक तरीके से इनकम है मेरी। अच्छा, ये जो रिटर्न है नॉट नेसेसरी कि मुझे इतना ही पैसा मिल रहा है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, इतना तो कमाना ही चाहिए मुझे, बराबर। आगे फिर आएगा एक्चुअरियल गेन लॉस ऑन प्लान असेट। अब होता क्या सुनना, प्लान असेट को आप हमेशा फेयर वैल्यू पे रखते हो। तो मान लो आपका ओपनिंग प्लान असेट वॉज 10,000, आपने इस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न बुक किया 1,000 का, कंट्रीब्यूशन किया एक्स्ट्रा 5,000 का, और कुछ विड्रॉवल किया था 2,000 रुपए का, तो बचा कितना? 14,000। बट आपकी ईयर एंड पे वैल्यू है 17,000 गिवन है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है एज पर योर कैलकुलेशन, बट मार्केट में वैल्यू 17,000 हो गई। अब ये भेदभाव क्यों? द रीजन बीइंग आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे आपने ज्यादा रिटर्न कमाया, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे आपने ज्यादा रिटर्न कमाया। तो वॉट एवर रिटर्न यू अर्न ओवर एंड अबव योर एक्सपेक्टेशन इज योर एक्चुएरियल गेन ऑन प्लान असेट। अब यहां दो एक्चुअल गेन हो गए, एक हो गया डीबीओ वाला वो अलग है, एक हो गया एक्चुअल गेन ऑन प्लान असेट, ये अलग है। ठीक है, ध्यान रखना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान असेट? द रिटर्न यू अर्न ओवर एंड अबव योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसको बोलते हैं एक्चुअरियल गेन ऑन प्लान असेट। ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब इसमें और भी चीज है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम साइड, बराबर। जो एक्चुअल गेन होता है ये जाता है ओसीआई के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, और एक्सपेक्टेड और एक्चुएरियल दोनों को मिला के बनता है एक्चुअल रिटर्न, इधर मैंने लिख के दिया हुआ है। योर एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस एक्चुएरियल गेन्स एंड लॉसेस ऑन प्लान असेट दोनों मिला के बनता है एक्चुअल रिटर्न। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि हमको एक्चुअल रिटर्न निकाल कर दिखाओ, तो ये जब निकालने बोलेगा इट इज ओनली डन फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न बुक हो गया पीएनएल के अंदर, एक्चुअल गेन लॉस बुक हो गया ओसीआई के अंदर, तो जब ये दोनों बुक हो चुका तो दोबारा इसको आप बुक नहीं करोगे, डबल अकाउंटिंग हो जाएगी। तो ये दिस इज ओनली गिवन फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, ध्यान रखना ये वाला पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और कंफ्यूज मत होना, अभी अपन ने 2 बार ये वर्ड यूज किया एक्चुएरियल, एक डीबीओ के लिए यूज किया था, वो अलग लॉजिक है, वो एस्टीमेट में चेंज हुआ तो आता है। एक अपन ने प्लान असेट के लिए यूज किया, ये अलग लॉजिक है। सबको समझा गया? यस, परफेक्ट, हो गया। तो अगर मैं आपको अभी जो टर्म्स बताया वो बताऊं, तो मैंने आपको बताया प्लान असेट, क्या करना है इसका? बैलेंस शीट असेट साइड में। फिर मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और फिर आपका आएगा एक्चुएरियल गेन लॉस ऑन प्लान असेट, ये आपका जाएगा ओसीआई एनआर के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पक्का समझता है? एकदम समझता है सर, कहानी खत्म, आगे बढ़ो सर। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वैसे इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। कर्टेलमेंट का मतलब होता है प्लान कैंसिल कर देना, तो जो प्लान कैंसिल किया उसका लायबिलिटी खत्म हो गया, तो डीबीओ टू पास सर्विस कॉस्ट या फिर गेन ऑन कर्टेलमेंट ऐसा बोलते हैं। एक होता है सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब ज्यादा का लायबिलिटी कम में रफा दफा कर दिया, 1 लाख का लायबिलिटी 90 में सेटल कर दिया। एक्चुअली कर्टेलमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, सेटलमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, और कभी कभी उन लोग कर्टेलमेंट और सेटलमेंट इंटरचेंजेबली यूज करते हैं फॉर द वर्ड सेटलमेंट, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सुनना, 1 लाख का लायबिलिटी 90 में सेटल किया, तो पैसा कितना विड्रॉ करूंगा? जितना पेमेंट करना उतना विड्रॉ करना। पेमेंट क्या मुझे 1 लाख करना है क्या? नहीं, 90 पेमेंट करना है, तो पहले पैसा विड्रॉ करने का, कैश बैंक टू प्लान असेट, विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम प्लान असेट। दूसरा सेटल करना है, तो लायबिलिटी पूरी 1 लाख की रफा दफा करोगे, पेमेंट्स 90 करोगे, फायदा होगा 10,000 रुपए का। ऑब्वियस सी बात है, फायदा ही हो रहा है ना, ज्यादा का लायबिलिटी
कम में सेटल कर रहे हो, सेटलमेंट बोलते हैं इसको। तो जब फायदा हुआ इसको आप गेन ऑन सेटलमेंट भी कह सकते हो, या फिर आप इसको पास्ट सर्विस कॉस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, खत्म कहानी। ये कौन सा पॉइंट था अपना? 9th पॉइंट था कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। ठीक है, अब आएगा अगला पॉइंट, नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट लायबिलिटी। जो आपका डीबीओ होता है और जो आपका प्लान असेट होता है वो बैलेंस शीट में अलग अलग नहीं, नेट करके दिखता है। अगर डीबीओ ज्यादा है तो नेट डीबीओ दिखेगा, अगर प्लान असेट ज्यादा है तो नेट असेट दिखेगा, ध्यान रखना। तो उसको बोलते हैं नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट लायबिलिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम। एक तरफ आप अनवाइंडिंग का इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहे हो और एक तरफ प्लान असेट के ऊपर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न बुक कर रहे हो, ये दोनों को भी आप नेट करके दिखाओगे। बराबर, सपोज इंटरेस्ट एक्सपेंस 2000 रुपया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 1500 रुपया है, तो 500 रुपए का नेट एक्सपेंस दिखा देना इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर, कहानी खत्म। बराबर, मतलब ये पॉइंट में अपन नेटिंग ऑफ कर रहे हैं बेसिकली। असेट सीलिंग पे आता हूं मैं बाद में। उसके अलावा नीचे एक और है रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस। जो भी ओसीआई वाला आइटम्स है, एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ, एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान असेट, इसको नेट ऑफ करेंगे, इसको बोलते हैं रीमेजरमेंट गेन लॉस। मतलब ओसीआई वाला आइटम को जब नेट ऑफ करोगे तो उसको बोलते हैं रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस। अब बीच में एक और पॉइंट बचता है, वो है असेट सीलिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट सीलिंग? मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब नेट में आपका प्लान असेट ज्यादा है, सिर्फ तभी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो। मान लो प्लान असेट 120 है, डीबीओ 90 है, तो नेट में ज्यादा असेट है मेरा 30 का। अब क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा कि एक सीलिंग है कि आप इसके ऊपर असेट नहीं दिखा सकते, क्यों, काय को, वो सब क्लास में डिस्कस किया था अपन ने, यहां से सुन लो। असेट सीलिंग मतलब अपन इसके ऊपर वैल्यू नहीं दिखा सकते असेट की। तो भले ही मेरा नेट असेट 30 पे दिख रहा है बट इसकी मैक्स कैपिंग 20 है। असेट सीलिंग मतलब असेट इसके ऊपर नहीं दिख सकता, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आपका असेट इसके ऊपर है तो आपको गिरा कर 20 पे लाना पड़ेगा। तो मैं 30 नहीं दिखा सकता, मुझे 20 पे लाना पड़ेगा, तो 10 का मैं लॉस बुक करूंगा। इस लॉस को भी मैं ओसीआई में ही ट्रांसफर करूंगा। बराबर, तो मैं एंट्री मारूंगा ओसीआई एनआर टू नेट प्लान असेट। नेट क्यों? क्योंकि मैं नेट असेट गिरा रहा हूं उसकी वजह से। बराबर, ध्यान रखना। तो ये भी ओसीआई में जाएगा। तो ओसीआई में जो नेट ऑफ होने वाली चीजें है उसमें क्या क्या आ गया? एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ, एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान असेट और डिक्रीज इन असेट ड्यू टू असेट सीलिंग, ये आ गया। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, अगर असेट सीलिंग में आपके पास सपोज मान लो नेट असेट था 15 का, सीलिंग 20 की है, तो कुछ नहीं करने की जरूरत। क्यों? मेरा नेट असेट सीलिंग के लिमिट में ही है, तो बढ़ाना मत एडी की तरह, पड़े रहने देना 15 के ऊपर ही। उसके अलावा एग्जांपल, प्लान असेट 120, डीबीओ 150, तो नेट में लाइबिलिटी कितना है? नेट में लाइबिलिटी 30 का है। तो अगर नेट में लाइबिलिटी है तो कुछ मत करना। असेट सीलिंग सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपको रियल में क्या आ जाए, रियल में आपको असेट आ रहा होगा तब। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? खत्म कहानी इसकी। ठीक है, अगर आपको मैं सारे टर्म्स याद कराऊं, फटाफट से सुन लो, रिवीजन का रिवीजन करा रहा हूं, सुन लो मेरी बात। सबसे पहले करंट सर्विस कॉस्ट, पीएनएल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद डीबीओ, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाएगा। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, बराबर वो जाएगा पीएनएल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद आपका आता है एक्चुएरियल गेन लॉस ऑन डीबीओ, ये आपका जाता है ओसीआई एनआर के अंदर। उसके बाद आपका आएगा पास सर्विस कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद आपका आएगा प्लान असेट, बैलेंस शीट असेट असाइड के अंदर। उसके बाद आपका आएगा इंटरेस्ट का इनकम, दैट इज योर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेक्टेड रिटर्न, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। बराबर, उसके बाद आपका आएगा एक्चुएरियल रिटर्न ऑन प्लान असेट, बराबर, ये आपका जाएगा ओसीआई एनआर के अंदर। अच्छा, एक और चीज, ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मिला के बनता है एक्चुअल रिटर्न, मिला के क्या बनता है? एक्चुअल रिटर्न। इसका कुछ नहीं करना, डिस्क्लोज करना होता है सिर्फ। उसके बाद अपन ने देखा था कर्टेलमेंट और सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब पास सर्विस कॉस्ट में जाएगा बेसिकली। वो 10 का माल 9 में सेटल किया, तो पहले पैसा विड्रॉ करना, फिर उसको पे ऑफ करना। ठीक है, ध्यान रखना। और जो भी गेन आया वो पास सर्विस कॉस्ट बोल देना। उसके बाद आपका आया था नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जब आप नेट का इंटरेस्ट दिखाओगे तो नेट इंटरेस्ट मतलब ये इंटरेस्ट कॉस्ट और ये इंटरेस्ट इनकम नेट कर देने का। उसके बाद आपका आएगा नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट लाइबिलिटी, तो जो आपका प्लान असेट है और जो डीबीओ है उसको नेट ऑफ कर देने का। उसके बाद आपका आएगा असेट सीलिंग। असेट सीलिंग कब एप्लीकेबल है? जब प्लान असेट ज्यादा है और एक कैपिंग दिया हुआ है, तो इसका जो भी नुकसान है वो भी ओसीआई एनआर में जाएगा। और उसके अलावा आखिरी पॉइंट जो आपका रीमेजरमेंट गेन लॉस है, ये जो भी ओसीआई वाला आइटम्स है, 3 आइटम है ओसीआई का, एक ये असेट सीलिंग वाला, एक एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान असेट और एक एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ, ये सब नेट ऑफ करोगे तो उसको बोलते हैं रीमेजरमेंट गेन लॉस, वो जाएगा ओसीआई एनआर के अंदर नेट ऑफ करके, कहानी खत्म।
अब ये करके दिखाओ, ठीक है। तो ये अब मैंने रिवीजन के अंदर भी 3-4 बार रिवाइज करा दिया, तो आई होप तुमको समझ में आता है ये वाला पार्ट, ठीक है। खत्म कहानी इसकी। अब आओ, और क्या कंसेप्ट बचा है, 2 कंसेप्ट बचा है, खत्म करो कंसेप्ट खत्म, फिर क्वेश्चन करेंगे। इधर आओ। सर आई स्कोर्ड 66 इन FR बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। बट अभी मैराथन क्यों देख रहे हो, पास हो गए, जाओ मजे करो। ये आओ इधर, मस्त ना, मजा आ गया, आ जाओ इधर। अभी और 2 कंसेप्ट है, करो खत्म करो उसको, फिर अपन और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। क्या बोलता है देख लो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। किधर गया मेरा कंसेप्ट, एक सेकेंड ना। हाँ आ गया ये रहा। अगला कंसेप्ट, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट छोड़ के कोई दूसरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो फिर क्या करने का, तो स्टैंडर्ड उस केस में बोलता है इसका ट्रीटमेंट सेम है रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह। कहाँ लिखा हुआ है, इधर देखो, ये रहा। अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एमसीक्यू के लिए काम का है। अदर लॉन्ग टर्म मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट छोड़ के बाकी सारे बेनिफिट, ठीक है। सबैटिकल लीव हो गया, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया, तो इसका अकाउंटिंग इज सेम एज डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ठीक है। मतलब जो अपन करते हैं ना करंट सर्विस कॉस्ट डीबीओ वगैरह, बस एक फर्क है, जो रीमेजरमेंट गेन लॉस है इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान अपन ओसीआई में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ क्योंकि एम्बिग्विटी कम होती है तो उसको उन लोग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अच्छा एक और चीज, जो आप डिफाइंड बेनिफिट प्लान के लिए मेथड यूज करते हो, जो करंट सर्विस कॉस्ट डीबीओ इतने सारे टर्म्स है, उस मेथड का नाम है, उसका नाम है PUCM, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, ठीक है, ध्यान रखना, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड वो नाम है उसका, ध्यान रखना। एनीवेज, तो ये था अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, कुछ नहीं, सेम एज डिफाइंड बेनिफिट प्लान, सिर्फ डिफरेंस अगर कुछ भी आया रीमेजरमेंट गेन लॉस के नाम का तो हो जाएगा ओसीआई के बदले प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। आगे टर्मिनेशन बेनिफिट, बराबर टर्मिनेशन बेनिफिट की बात करते हैं। टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, हम जब कंपनी से टर्मिनेट होंगे या तो वॉलंटरी टर्मिनेट लेंगे या फिर कंपनी निकाल देगी, तो उस पर जब कंपनी कुछ देने का प्रॉमिस करता है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। इसका एक्सपेंस ऑफ प्रोविजन कब बुक करना है, क्रिएट दिस ओनली व्हेन देयर इज अ ऑब्लिगेशन टू पे। कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन कब रहेगा, या तो लीगल ऑब्लिगेशन रहेगा या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन रहेगा। कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं तुमको निकाल रहा हूं, मैं तुमको इतना इतना बेनिफिट दे दूंगा, तो उस केस में अगर टर्मिनेशन बेनिफिट प्रॉमिस किया हुआ है तो आपको बुक करना एक्सपेंस टू प्रोविजन, सिंपल। अब इसमें भी वही 2 है, अगर आपको इसको इमीडिएटली पे करना है तो एंट्री क्या रहेगी, एक्सपेंस टू कैश बैंक। अगर आपको विद इन 12 मंथ्स पे करना है तो पहले अक्रू करने का, एक्सपेंस टू पेएबल, फिर पेएबल टू कैश बैंक। अच्छा, अगर पे करना है, अक्रू आज हो गया लेकिन पे करना है 12 महीने के बाद, तो फिर बुक करना प्रेजेंट वैल्यू पे, अनवाइंडिंग करना और फिर पे ऑफ करना, दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल है। क्लियर, यस। अच्छा, इसमें एक बात आप ध्यान रखना, लैग हो रहा है क्या गाइस, लैग हुआ था थोड़ा बीच में क्या, अभी भी हो रहा है क्या लैग, एक बार बताओ जरा, क्योंकि मेरे यहां लैग नहीं हो रहा। अब नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अब इसके अंदर जो भी पॉइंट देखो, इंडेस 19 एक ऐसा इंडेस है जहां आपको ऐसा पॉसिबल है कि लग सकता है कि मेरे को ये पॉइंट रिकॉल ही नहीं हुआ, तो ये हर इंडेस में मैंने बताया ना, जहां जहां रिकॉल ना हो मार्क कर लेना कि मेरे को ये पॉइंट रिकॉल नहीं हुआ था करके। क्लियर है क्या वाला पार्ट, अरे यस और नो, यस, ठीक है, चलो। हाँ, बीच में लैग हुआ तो बता दिया करो, मैं रिपीट कर दूंगा वापस। ये तुमको समझा नहीं वाला पार्ट क्या, हीरो लोग, जो बताया मैंने कि कुछ रिपीट करूं, पक्का समझ गया, कुछ रिपीट कर दो, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा वरना वापस। क्लियर है क्या, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब इस पे क्वेश्चन पे आएंगे। जो काम के क्वेश्चन है वो कराऊंगा, ठीक है, चलो डन, यस, डन। आ जाओ, इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पहला इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है सुनना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। करंट ईयर में 30 लाख की इसकी पगार है, ठीक है, 10 दिन की छुट्टी अलाउड है, 7 दिन ही लिया इसने, ठीक है, तो इसने कितना दिन छुट्टी कमाया, 3 दिन का छुट्टी कमाया। मैंने एक सिंपल सी बात आपको बोली है, जितनी छुट्टी कमाई उसका खर्चा और प्रोविजन नेक्स्ट ये साल बुक करने का, पेमेंट आप कभी भी करो। ये 3 दिन की छुट्टी है, करंट ईयर में कमाई, करंट ईयर में खर्चा प्रोविजन बुक करने का। अब देखो ये रूल याद रखोगे ना तो कोई मिस्टेक होएगा ही नहीं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर आ जाओ, वरना बोलो ये एग्जाम में गलती से मिस्टेक हो गया। देखो जैसे फॉर एग्जांपल पगार 30 लाख है, पूरा मिलेगा 30 लाख करंट ईयर में, 3 दिन की छुट्टी कमाई तो 3 दिन में क्या होएगा, किधर गया ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, सॉरी ये रहा, एक्सपेंस टू प्रोविजन करंट ईयर में बुक करोगे 3 दिन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसने सारी छुट्टी अवेल कर ली तो उसको पगार एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, छुट्टी वो अवेल कर रहा है, इनकैश नहीं कर रहा है, तो पगार नेक्स्ट ईयर 30 लाख ही मिलेगा, कैश बैंक 30 लाख।
ये प्रोविजन होएगा रिवर्स, और बाकी सैलरी के नाम पे जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्लियर? आगे अब आएगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, सेम है 2 की तरह, थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये बोलता है कि हमारी उम्मीद थी कि वो 2 दिन ही अवेल करेगा, तो जब कंपनी का अंदाजा बोलते हैं कि 2 दिन ही अवेल करेगा, तो आप प्रोविजन 2 दिन का ही बनाओगे करंट ईयर में। तो करंट ईयर में 30 लाख और 20,000 टोटल इतने का अमाउंट इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा, इतना आप पे करोगे, बाकी बनेगा प्रोविजन करंट ईयर में। मतलब ये 20,000 2 दिन का जो छुट्टी है उसका ही प्रोविजन बनाया, क्योंकि हमारा उम्मीद था कि वो 2 दिन अवेल ही करेगा। आगे जाके उसने 3 दिन अवेल कर दिया, तो क्या करे? कुछ नहीं करना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप नेक्स्ट ईयर पूरा पे करना 30 लाख, जितना प्रोविजन क्रिएट किया उतना ही रिवर्स करना, बाकी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आप लोगों सर ऐसे कैसे? 3 दिन तो अवेल की, 3 दिन का रिवर्स करो ना, क्योंकि तुमने 3 दिन का बुक किया ही नहीं था, तो रिवर्स 3 दिन कैसे करे? 2 दिन ही रिवर्स करना पड़ेगा। इसका लॉन्ग कट जाना तो मैंने यहाँ दिया हुआ है, बट एग्जाम के लिए लॉन्ग कट काम का नहीं है। कि अगर कोई बोलेगा सर 3 दिन का फिर रिवाइज करना चाहिए ना एस्टिमेट, तो एक्चुअली अगर एस्टिमेट रिवाइज करके भी करोगे तो भी नेट इफेक्ट सेम ही रहता है, तो आप कैसे भी करो चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आपका कोई अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोलता है सुन लेना। 350 एम्प्लॉय थे, 6% एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है। एट्रिशन मतलब एम्प्लॉय छोड़ेंगे, न्यू एम्प्लॉयज आएंगे। आगे पेड वेकेशन 10 दिन की मिलती है। आप 100% पेड वेकेशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनयूज वेकेशन कैरी फॉरवर्ड इज 3 डेज पर एम्प्लॉय। जितने भी पुराने एम्प्लॉयज है उनके पास 3 दिन प्रीवियस की छुट्टी पड़ी है। एवरेज पगार 15,000 है। ठीक है, पिछले साल का प्रोविजन 65 लाख था। एम्प्लॉय टूक 9 डेज ऑफ वेकेशन इन एवरेज, सैलरी इंक्रीजेस 10%। अब कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, देखने का ट्राई करना। इधर इलस्ट्रेशन नंबर 6 किधर गया? ये रहा, देखो यहां 2 पार्ट में बांट देना सोल्यूशन को। सबसे पहला आप बोलोगे ओल्ड एम्प्लॉयज, सबसे पहला आप बोलोगे ओल्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, ओल्ड एम्प्लॉयज 94% है, 6% छोड़ चुके हैं। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीज, ठीक है, 3 दिन छुट्टी पड़ी थी इनके पास। फिर उसके बाद कितने आपने करंट ईयर में कमाई। एक सेकंड ना, अरे प्लीज़ यार, जिसको नहीं पढ़ना है वो चले जाओ ना, काय का टाइम पास कर रहे हो चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, खाने पीने का फोटो भेज रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। इधर देखो, 3 दिन की छुट्टी पड़ी थी, 10 दिन की छुट्टी और कमाई। अब इसमें से कितनी अवेल कर ली? क्वेश्चन में बोला 9 दिन की अवेल कर ली, तो कितने दिन की छुट्टी बची है इनके पास? 4 छुट्टी बची है पर एम्प्लॉय, इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 329, टोटल इतनी छुट्टी है। पर छुट्टी का वैल्यू कितना है? पर डे की सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में करता हूं। तो ये तो ओल्ड एम्प्लॉयज थे। अब इसमें एक प्रिजम्पशन है, नए एम्प्लॉय जो है 6% बराबर, वो भी ज्वाइन करेंगे करंट ईयर में। ठीक है, अब इसके नए एम्प्लॉयज जो है उनके पास कोई भी ओपनिंग लीव्स नहीं होगी, बराबर, उनके पास कोई भी ओपनिंग लीव्स नहीं होगी। तो करंट ईयर में उन्होंने कितनी कमाई? 10 दिन की कमाई। अवेल सबने 9 दिन की है, तो इनके पास एक ही दिन की छुट्टी बची होगी। तो टोटल एम्प्लॉयज कितनी, टोटल लीव्स कितनी होगी? 21 एम्प्लॉयज इंटू 1 डे, 21 लीव्स। तो पूरे कंपनी में लीव्स कितनी बची एम्प्लॉयज के पास? एक 1316 और एक 21, टोटल कितना हो गया? 1337। अब कैलकुलेट करके मेरे को बताओ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो नंबर ऑफ लीव्स है, पर डे की पगार से। वेरी गुड। और पर डे की पगार कितनी है? 15,000 प्रीवियस ईयर की प्लस 10% का इंक्रीमेंट, तो कितना आएगा? 15,000 प्लस 10%, दैट इज इक्वल टू 16,500 इंटू 1337। आपका आ जाएगा इतना प्रोविजन एक्सपेंस, 2,20,60,500। इतना आप प्रोविजन क्या करोगे? बुक करोगे। इतना आपको प्रोविजन बुक करना है, पूरा पूरा बुक करना है। सर जो प्रीवियस वाला प्रोविजन है वो, तो एज पर आईसीआई इन्होंने इस प्रोविजन को पे ऑफ कर दिया है। अब ये पे ऑफ कैसे हो गया सर? आप अगर इलस्ट्रेशन नंबर 2 याद करोगे, अब देखो मैंने क्लास में बताया था डिटेल में, बट अगर नहीं आता तो थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। अगर आप मेरा एक एंट्री याद रखोगे, सुनो किधर गया ये क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 याद करोगे, सपोज आपने एक एक्सपेंस ऑफ प्रोविजन क्रिएट किया करंट ईयर में, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होता है? सैलरी पे ऑफ करते हो, जो भी इतना भी कैश बैंक दिया वो देते हो, प्रोविजन रिवर्स करते हो, और सैलरी बैलेंसिंग फिगर आता है आपका। तो इन्होंने 65 लाख के लिए ये वाली एंट्री मारी है। जो नेक्स्ट ईयर में आप पगार दोगे उसमें प्रोविजन रिवर्स होता है ना, तो ये वो वाला है प्रोविजन टू कैश बैंक। ये लीव्स का पैसा नहीं दिया है, जो सैलरी दिया था, सैलरी देते ही आपका प्रोविजन रिवर्स हो जाता है, तो ये वो वाला एंट्री मारा हुआ है। याद है तो ठीक, नहीं याद तो रट लेना। ठीक है, तो ये मत बोलना सर मेरा प्रोविजन इतना आया, उसमें 65 ऑलरेडी था तो मैं इंक्रीमेंटल क्रिएट करूंगा, वैसा नहीं। ये प्रोविजन पूरा क्रिएट करो और जो पिछला प्रोविजन था वो पे ऑफ करो। ठीक है, ध्यान रखना, वो पे ऑफ एक्चुअली अपने लीव्स को पे ऑफ नहीं किया है। आपने जो करंट ईयर की पगार दी होगी ना, उस पगार में प्रीवियस ईयर का प्रोविजन रिवर्स होता है, तो ये वो रिवर्स हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 6।
उसके बाद ढंग का क्वेश्चन देखने तो मुझे जरा, एक इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, ये करके जाना। ये पता है कौन सा क्वेश्चन है? आपको पता है मैंने क्वेश्चन कराया था ग्रेचुइटी वाला, याद है? 1% इंटू फाइनल ड्रॉन सैलरी, वो डिफाइन बेनिफिट प्लान वाला सॉल्व एग्जाम्पल, सेम वो क्वेश्चन है, नंबर्स अलग है, करके जाना ये, ठीक है? एग्जाम में आ सकता है ये, प्लीज सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है उसके अंदर। आगे उसके बाद हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24। अच्छा 24 के पहले मैं 33 करवाऊँ क्या? 33 में मेरा सब कवर हो जाएगा, 32 या 33 जो भी है वो, पहले मैं वो करवाऊंगा, रुको। हाँ ये 32 वाला, इसमें मेरा सब कवर होता है, तो पहले मैं ये करवा देता हूँ, ठीक है? क्या बोलना है सुनना। डिफाइंड बेनिफिट प्लान प्रैक्टिस करना है तो एक क्वेश्चन करने का, एक में सबकी शक्ति है, ठीक है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान वो है ना, करंट सर्विस कॉस्ट, वो सब। तो शांति से करना है क्वेश्चन, मेरे साथ में बने रहना प्लीज। क्या बोलता है देख लो। ए लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31 मार्च ईच ईयर। इट ऑपरेट्स अ डिफाइंड बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान, ठीक है? एक्चुअली वगैरह से एडवाइस लिया, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस? डीबीओ का ओपनिंग बैलेंस है 6 करोड़ और प्लान असेट का है 5.2 CR। तो मैं लिख दिया, मैं लिख देता हूँ, इधर आओ, कहाँ लिखूँ मैं? एक सेकेंड, मेरा क्वेश्चन ये रहा। ओपनिंग बैलेंस 6 करोड़ और 5.2 लाख, नेट में बचा, नेट में लाइबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये आ गया, क्लियर? आगे उसके बाद क्या बोलता है? ऑन 1 अप्रैल 11 एनुअल मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाज 5%, ठीक है? तो ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस और इनकम है, ओपनिंग पे लगा देना। डीबीओ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा, प्लान असेट पे एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से बुक करेंगे, तो 5% मैंने बुक कर लिया, ठीक है? चलो उसके बाद क्या बोला हुआ है? हमने कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन का इंपैक्ट सिर्फ प्लान असेट पे आएगा 70 लाख का, तो मैंने कंट्रीब्यूशन किया, प्लान असेट बढ़ जाएगा। मैंने एंट्री भी दे रखी है वैसे आपके लिए। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 42 लाख। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड आउट? पैसा विड्रॉ करोगे और पे ऑफ करोगे, तो इससे दोनों कम होएगा, आपका प्लान असेट भी कम होएगा, और क्योंकि इंप्लॉयज को पे ऑफ कर दिया तो ये वो भी कम हो जाएगा, ठीक है? विड्रॉल का इंपैक्ट दोनों पे आता है, ये हो गया। आगे एक्चुअलीज एडवाइज द करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट 62 लाख, इसकी इंपैक्ट कहाँ आएगा? एंट्री क्या होती है? करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, तो इसका इंपैक्ट डीबीओ पे आएगा, डीबीओ बढ़ जाएगा करंट सर्विस कॉस्ट से, बराबर? आगे फिर बोलता है प्लान में अमेंडमेंट आया, अरे अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट आया तो पास सर्विस कॉस्ट आएगा। अब क्या हुआ है? डीबीओ बढ़ गया है, डीबीओ बढ़ा तो एंट्री क्या रहेगी? पास सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, तो मेरा पास सर्विस कॉस्ट आ जाएगा इधर 15 लाख, बराबर? ध्यान रखना। उसके बाद ये वाला पार्ट, इसका मैं आसान भाषा में समझाता हूं, पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। डीबीओ 80 लाख का था, 75 में सेटल किया है, तो विड्रॉ करोगे 75, पे ऑफ करोगे 80, सॉरी विड्रॉ करोगे 75, पे ऑफ करोगे 75, बट लाइबिलिटी 80 से कम होगी, तो 5 लाख का मेरा गेन हो जाएगा। तो अब अगर मैं इंपैक्ट निकालूं तो मेरा प्लान असेट 75 से कम होएगा, लेकिन मेरा डीबीओ 80 से कम होएगा। मैंने एंट्री भी दे रखी है बाय द वे इधर, ठीक है? दैट्स इट। उसके अलावा और क्या है? और आपको दे रखा है ईयर एंड पे डीबीओ कितना है और प्लान असेट कितना है, वो ईयर एंड का दे रखा है कि ईयर एंड पे मेरा डीबीओ इतना है, प्लान असेट इतना है। ऑफकोर्स जब आप ये सब प्लस माइनस करोगे तो वो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा क्लोजिंग से, क्योंकि डिफरेंस आएगा। जो डीबीओ का डिफरेंस है वो एक्चुअल गेन लॉस, जो प्लान असेट का डिफरेंस है वो एक्चुअल गेन लॉस, वो कर लेना, और दोनों को मिला के मिलेगा रीमेजरमेंट गेन लॉस, दैट्स इट। अब इसमें अंत में पूछा था कि एक्सट्रैक्ट बना के दे देना, एक्सट्रैक्ट, ठीक है? तो एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? जितने भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस वाले दिखा देना, प्रॉफिट लॉस में जैसे नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस, करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, गेन ऑन सेटलमेंट, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस का है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी नेट में ज्यादा है तो लाइबिलिटी दिखाओगे 1.2 CR, और ओसीआई में आएगा रीमेजरमेंट लॉस 34 लाख का, ऐसा। क्लियर है वाला पार्ट? इसमें नेट वाला कॉलम बनाना इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं सुन लो, मैं सिखाता हूँ आपको। नेट में आपके पास लाइबिलिटी है, तो जो भी अमाउंट से लाइबिलिटी बढ़ती है वो इधर ऐड करना, जो भी अमाउंट से लाइबिलिटी गिरती है वो यहाँ लेस करना। फॉर एग्जांपल नेट में लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 30 है, इंटरेस्ट इनकम 26 है, तो नेट एक्सपेंस कितना है? 4 लाख, बराबर? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस से लाइबिलिटी बढ़ेगा, 4 लाख ऐड करना। कंट्रीब्यूशन से असेट गिरता है तो नेट में आपका लाइबिलिटी भी गिरेगा ना, तो वो लेस करना, ऐसे। तो जो लाइबिलिटी बढ़ाता है वो ऐड करना, जो लाइबिलिटी गिराता है वो लेस करना, ऐसा ध्यान रखना। बस उसी तरीके से नेट वाला कॉलम आपका बन जाएगा। क्लियर? प्रैक्टिस चाहिए, एक क्वेश्चन किया काफी कुछ हो जाएगा। अगर 32 किया तो बाय डिफॉल्ट 33 भी आपका हो जाएगा, ठीक है? उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो 33 भी आपका बाय डिफॉल्ट सेम है, बहुत सिंपल है उससे एक्चुअली।
उसके अलावा अब मैं वापस पीछे आ रहा हूं, पीछे। अब मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ के इधर आया था मैं, हाँ ये वाला 24 है सिंपल। इसमें सिर्फ जो जर्नल एंट्री मांगी है ना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। जो जर्नल एंट्री मांगी है ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखना किया क्या है। इसमें अगर मैं 24 को सॉल्व करने का ट्राई करूं, इधर आना चाह, तो वो सब सेम है, वही इंटरेस्ट कॉस्ट, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न, उल्टा सिंपल है। अब इसमें जब आप एंट्री मारोगे तो आईसीआई ने इंडिविजुअल एंट्री नहीं मारी हर एक आइटम की। इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बना लो, बैलेंस शीट में मेरा नेट में इतना बचता है, इंटरेस्ट इतना, करंट सरप्लस इतना, रीमेजरमेंट लॉस इतना, ठीक है। अब एंट्री जब मारी है तो नेट में एंट्री मारी है। अब नेट की एंट्री कैसे मारे, प्लीज देख लो मेरे पास। सबसे पहले क्या करना है, जो आपने नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया वो डेबिट कर देना, कितना है 20.8, और जो करंट सर्विस कॉस्ट बुक किया है वो भी डेबिट कर देना। तो दोनों मिला कितना हो गया 75.8। देखो मैंने प्रॉफिट लॉस में जो बुक किया वो बुक किया 75.8। दूसरा जो रीमेजरमेंट लॉस है वो भी डेबिट कर देना, रीमेजरमेंट लॉस 80.2 बराबर। तीसरा, अब आपका लाइबिलिटी 305 है, बैलेंस शीट एज ऑन डेट होती है, तो देखो डे 1 पे कितना था 260 था, ईयर एंड पे कितना है 305 है, 45 से बढ़ गया ना, तो आप क्रेडिट करोगे टू लाइबिलिटी 45, और बाकी आपने जो कंट्रीब्यूशन किया वो यहाँ आएगा टू कैश बैंक कंट्रीब्यूशन। मतलब ये एंट्री थोड़ी ऐसी है जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद मारने आनी चाहिए, एग्जाम में जाके दिमाग नहीं चलेगा ये वाला। तो मैंने क्या किया था क्लास के अंदर, मैंने सारी पहले अलग अलग एंट्री पास कराई थी आपसे, और फिर नेट इफेक्ट लेना सिखाया था। बट अगर एग्जाम में शॉर्टकट चाहिए तो एक्सट्रैक्ट बनाओ, एक्सट्रैक्ट में जो प्रॉफिट लॉस और ओसीआई है वो दिखा दो डेबिट करके, जो लाइबिलिटी बड़ा है वो क्रेडिट कर दो, और बाकी आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन अपन ने 111 का ही किया था, वो आ जाएगा। दैट्स इट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? खत्म कहानी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24। शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद लेट मी सी और कौन सा क्वेश्चन है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, ये भी देख लेते हैं अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। 1000 एम्प्लॉई अपने पास, उसमें से बोलता है बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स 200 एम्प्लॉइज विल टेक 5 days PL 2 days SL, 800 एम्प्लॉइज विल टेक 10 days PL 5 SL। क्या करना है इसका, जो भी लीव्स बची है उसका प्रोविजन बनेगा, ठीक है। इन्होंने पर डे की पगार नहीं दे रखी है, तो मैंने इसमें क्या किया था, सिर्फ लीव्स का कैलकुलेशन करके दे दिया था। मैं दिखाऊं एक बार, इधर आ जाओ, कि मेरी इतनी बची है 200 एम्प्लॉय की और इतनी बची 800 एम्प्लॉय की, ये वो है जो छुट्टी बची है, तो इसका अपन प्रोविजन बनाएंगे। टोटल इतने लीव का प्रोविजन बनेगा। मेरे पास सैलरी अवेलेबल नहीं है पर डे की, तो मैं अमाउंट नहीं निकाल पाऊंगा, बस इतने एम्प्लॉयज इतने लीव का बता दूंगा मैं, करंटर में एक्सपेंस और प्रोविजन बुक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वो बोलता है, इधर आ जाओ, बोनस के बारे में बात करता है कि हम बोनस देने वाले हैं 4% का, ठीक है। बट हमारा एक्सपेक्टेशन बोलता है कि 3.5% ही देना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेशन कंसिडर करेंगे, तो 3.5% ऑफ प्रॉफिट्स, तो 2000 इंटू 3.5%। अगर पे किया है तो बोनस एक्सपेंस टू कैश बैंक, पे नहीं किया है तो बोनस एक्सपेंस टू पेएबल। दैट्स इट। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस सर, ये हो गया बोनस एक्सपेंस टू पेएबल, और नेक्स्ट ईयर अपन पे ऑफ कर देंगे इसको। क्लियर। तीसरा वो बोलता है हमारे को पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान में कंट्रीब्यूशन करना है 100 करोड़ का। ये डिफाइंड, याद है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान दो होते हैं। कंट्रीब्यूशन में हमारी कंट्रीब्यूशन डिफाइंड होती है बराबर, तो हमको कितना कंट्रीब्यूट करना है 100 करोड़। कितना कर चुके हैं 20 कर चुके हैं, तो इसकी एंट्री क्या आएगी सुनना। आपका जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो रहेगा 100 करोड़। कितना ऑलरेडी कर दिया कंट्रीब्यूट 20 CR। जो अक्रू हुआ लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं किया उसका बनेगा पेएबल या प्रोविजन, कितना 80 CR। दैट्स इट, खत्म, इतना ही है। देखो ये किया हुआ है। क्लियर, दैट्स इट, खत्म हो गया वाला पार्ट। तो ये हो गया 30 to 33 अपन कर चुके ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ है नहीं, 2 देख लो। 2 इंटरेस्टिंग है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक हियर। ऑन 1st April 10 the fair value of the plan asset was 10 lakhs. The plan paid benefits of 1,90,000 and received contribution of 4,90,000 on 30th September. अब नॉर्मली बेनिफिट जो पे ऑफ करना है या कंट्रीब्यूशन जो करना होता है वो साल के एंड पे हो रहा था बाकी सारे क्वेश्चन में, यहां वो 6 महीने में हो रहा है, तो इस पे भी 6 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए इम्पैक्ट। इट इज जस्ट लाइक अगर आपने एफडी किया 30 सितंबर को तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। सिमिलरली कंट्रीब्यूशन 490 का किया 30 सितंबर को, तो इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन आपने बेनिफिट इसी दिन पे पे ऑफ कर दिया 190 का, तो मैं बोलूं सपोज आपका 10 लाख का बैलेंस था, इस पे तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। फिर 4.9 कंट्रीब्यूट किया बट इसी दिन पे 1.9 पे कर दिया,
तो कितना आएगा 3 लाख। इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तुमको समझ में आया गया, ये ध्यान रखना। अब इसमें एक खास बात यह है, वो बोलता है अगर आप 6 मंथ का इंटरेस्ट लोगे, किसी भी अमाउंट पे 6 महीने का इंटरेस्ट चाहिए तो 10% लेना है, और किसी भी अमाउंट पे 12 महीने का इंटरेस्ट चाहिए तो 10.25% लेना है। वो एक्चुअली हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की वजह से हो रहा है। तो क्या करना, जैसे 3 लाख पे मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट चाहिए था ना, तो 3 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 करेंगे, बराबर। और 10 लाख पे 12 महीने का चाहिए ना, तो 10 लाख इंटू 10.25% इंटू 12/12 करेंगे। तो इन शॉर्ट, जिस पे 12 महीने का इंटरेस्ट है उस पे 10.25%, और जिस पे 6 महीने का इंटरेस्ट है उस पे कितना परसेंट अपने को इंटरेस्ट, 10%। ध्यान रखना, दैट्स इट। तो अगर आप करने का ट्राई करोगे तो आपको आसानी से जवाब आ जाएगा। लेट मी सी, मैंने कहाँ किया हुआ है इसको। किधर गया लाजा बेटा, किधर गया, ये रहा, ये देखो। 10 लाख पे 10.25%, 12 महीने के हिसाब से, 3 लाख पे 10%, 6 महीने के हिसाब से खत्म। ये इसमें यही पूछा था कि एक्चुअल गेन कितना रहा प्लान एसेट के ऊपर, तो वो आप निकाल सकते हो भाई। तभी क्या क्या पूछा था वैसे, मुझे पता नहीं क्या क्या पूछा था, एक बार देखना तो जरा। एक्चुअल रिटर्न पूछा है, तो एक्चुअरियल और एक्सपेक्टेड दोनों मिला के बनेगा एक्चुअल रिटर्न, वो तो आप निकाल लोगे, बट इन्हें निकालना जरूरी है। ओपनिंग बेनिफिट्स पे किया लेस करना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐड करना, वैल्यू मिलेगा, क्लोजिंग इतना है तो गेन हो गया 80 to 500 का। अगर एक्चुअल रिटर्न पूछ रहा है तो ये एक्चुअल गेन और एक्सपेक्टेड रिटर्न ये दोनों मिला के आपका बनेगा एक्चुअल रिटर्न। दूसरा पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो हमने निकाल चुका 117,500 एक्सपेक्टेड रिटर्न। तीसरा पूछा है अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई, ओसीआई में जाएगा आपका एक्चुअल गेन ऑन प्लान एसेट, और क्वेश्चन में डीबीओ के ऊपर भी दे रखा था, डीबीओ का लॉस, हाँ लॉसेज एक्चुअल डीबीओ के ऊपर 6,000। तो अगर आप देखोगे मेरे प्लान एसेट पे 80 to 500 का गेन है और डीबीओ के ऊपर एक्चुअल लॉस 6,000 का था, तो वो नेट में कितना हो गया 76,500, तो वो यहां दिख जाएगा 76,500। सिंपल, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक पार्ट है, वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना। दैट्स इट, क्लियर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आएंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में डेंजर, सबसे सिंपल। पूछता क्या ये देख लो। सबसे पहले उसने पूछा है कंप्यूट द नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा वो चाहिए। अब देखो इसके नाम देखो कैसे दिया हुआ है। पहले डीबीओ दिया हुआ है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, प्लान असेट दिया हुआ है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है। करंट सर्विस कॉस्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर दिया हुआ है चेंजेस इन डेमोग्राफिक अजम्पशंस, फाइनेंशियल अजम्पशन, एक्सपीरियंस वेरिएंस, ये सब आपके एस्टीमेट का चेंज है। जब डीबीओ में एस्टीमेट का चेंज हो, तो फिर वो कहां इंपैक्ट करता है, फिर वो एक्चुअरियल गेन लॉस माना जाता है, ध्यान रखना। उसके अलावा बेनिफिट्स पेड दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में आपके। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये प्लान असेट में जो कंट्रीब्यूशन किया है वो दिया हुआ है, और रिटर्न ऑन प्लान असेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी रिटर्न दिया हुआ है, अभी रिटर्न कौन सा माने, कुछ नहीं बोला है, तो इन्होंने अज्यूम किया है कि दिस इज एक्चुअरियल गेन लॉस ऑन प्लान असेट, ये इनका अजम्पशन है। एनीवेज, अब सॉल्व कैसे करेंगे प्लीज ध्यान रखना। मैंने एक सिंप्लीफाइड तरीका बताया हुआ है, इधर देख लो एक बार मेरे पास। सबसे पहले टोटल निकाल लो, ठीक है। ये कॉलम इन्होंने खुद बना के दिया हुआ है, टोटल कर लो पहले, उसे क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। तो करंट का डीबीओ वाला क्लोजिंग कितना है, प्रीवियस वाला क्लोजिंग कितना है, प्लान असेट में करंट वाला क्लोजिंग कितना है, प्रीवियस वाला कितना है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है सर। अब करना क्या है, एक प्यारा सा बनाएंगे टेबल जैसा अपन पहले बनाते थे। डीबीओ का नेट डे 1 पे कितना है, तो जैसे अगर मैं बात करूं ओपनिंग डीबीओ और ओपनिंग पीए, इसका नेट करोगे तो मिलेगा नेट डीबीओ कितना था, है ना, सॉरी इधर है वो, ये और ये ओपनिंग मिलेगा, बराबर। और क्लोजिंग का नेट करोगे तो ये क्लोजिंग नेट करोगे तो मिलेगा ये वाला। ये पूछा था ना बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बता देना, बैलेंस शीट में ये जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इतना, करंट ईयर में इतना। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आइटम है, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और इंटरेस्ट की इनकम नेट करके। उसके अलावा 2 ही चीज दिख रही है मेरे को तो, हाँ, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट की एक्सपेंस और इंटरेस्ट की इनकम नेट करके। सर बाकी ये सब क्यों दे रखा है, कुछ काम का नहीं है वो सब, वो आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस निकालने काम आएगा। दैट्स इट, क्लियर है वाला पार्ट, क्या खत्म हो गया है वाला पार्ट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, करके जाना, टकाटक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इट इज सेम एज इलेक्शन 32, ये सेम है, तो इसमें अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंड एस 19 बिकॉज इसमें इंड एस 19 कम, इंड एस 37 ज्यादा लगता है। क्या बात करो सच्ची, मैं नहीं मानता, दिखाता हूं मैं, इधर आ जाओ। अब हो क्या रहा सुनना, हम एक डिवीजन क्लोज करने का सोच रहे हैं। तो जब डिवीजन क्लोज करते हो तो जो क्लोजर कॉस्ट है उसका प्रोविजन बनाया जाता है। तो हमको यही देखना है कितने अमाउंट का प्रोविजन बनेगा। प्लीज पढ़ते हुए चलना शांति से। सबसे पहले दिया हुआ है रिडंडेंसी कॉस्ट। इसका मतलब होता है किसी को निकालने का, मतलब इंप्लॉयज, बहुत सारे इंप्लॉयज थे एक ही डिपार्टमेंट में जो काम के नहीं थे, तो उनको मैंने निकाल दिया। तो उसका खर्चा एस्टिमेट क्या 2 मिलियन, बट लेटेस्ट एस्टिमेट बोलता है कि 1.9 मिलियन ही लगेगा, तो मैं इतना ही कंसिडर करूंगा। अच्छा, रीट्रेनिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है। अब एक्चुअली इसमें कैसा होता है, 37 भी आना चाहिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ। 37 में जब भी आप कंपनी का करते हो रिस्ट्रक्चरिंग, तो 2 फेज होता है, एक ओल्ड धंधा बंद करना और एक नया धंधा शुरू करना। जो ओल्ड धंधा बंद करने वाला खर्चा है वो हम प्रोविजन बनाते हैं, बट जो नया धंधा शुरू करने वाला खर्चा है उसका प्रोविजन नहीं बनता है। जो पुराने इंप्लॉयज निकालोगे उसका प्रोविजन बनाओगे, बट जो इंप्लॉयज को रीट्रेनिंग करोगे नए बिजनेस के लिए, ट्रेनिंग दोगे नए बिजनेस के लिए, उसका प्रोविजन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1.9 मिलियन लेंगे, रीट्रेनिंग का अमाउंट नहीं लेंगे। पहला इसका 1.9 का प्रोविजन बनेगा। दूसरा बोलता है कि आप धंधा बंद करोगे तो देयर इज सम इंपेयरमेंट लॉस ऑल्सो, कैरिंग अमाउंट 8, रिकवरेबल अमाउंट 1.5, तो इंपेयरमेंट लॉस इसका बना लेना प्रोविजन। ठीक है, दूसरा। तीसरा बोलता है अपन एक कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई लिया था गुड्स को, अगर आप सप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो 6 लाख कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में अपन ने जाके 5.5 ही पे करना है, तो इसका भी बनेगा प्रोविजन। ठीक है, इतना बनाया प्रोविजन। अच्छा, इसमें अपन ने 5.5 कब पे किया, 31 मई को। मेरा अजम्पशन है कि डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस इसके बाद की ही है। ठीक है, तो मैं 5.5 ले लूंगा। आगे, डिवीजन विल मेक ऑपरेटिंग लॉसेस, ऑपरेटिंग लॉस का भी प्रोविजन नहीं बनता है एज पर इंडिया 37। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं करना है आपको, तो मैंने वो लिख के दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लॉस नो प्रोविजन। ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑपरेट्स फ्रॉम अ लीज होल्ड प्रीमाइस, द लीज इज अ नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज विथ अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ 5 ईयर्स। अब होता क्या है, आप ओल्ड धंधा बंद कर रहे हो, वो जगह जो लीज पे ले रखी है वो नॉन कैंसिलेबल है, तो उसका रेंट तो भरना ही है आपको, तो नुकसान है। तो पुराने धंधे का जो बंद करने का नुकसान है उसका प्रोविजन बनेगा। ठीक है, तो अब रेंटल कितने थे, 1.5 मिलियन है पर एनम। लीज कितने समय की है, 5 साल की और बची है, अनएक्सपायर्ड पीरियड 5 ईयर्स है, तो 1.5 मिलियन इंटू 5 ईयर्स मत करना, 1.5 मिलियन हर साल भरना है, तो प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा इसका। तो आप 5 साल के एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1.5 इंटू 4.32 ऐसे करके कर सकते हो आप, बराबर। तो आपको आएगा जितना भी लीज रेंटल आपको पे करना है 6.48। ये नुकसान है आपका, इसका प्रोविजन बनेगा। लेकिन कंपनी थोड़ी स्मार्ट है, यह कम से इंपॉर्टेंट पार्ट। कंपनी ने क्या किया, खुद तो यूज कर पाएगी नहीं फैक्ट्री, तो किसी को सबलीज कर दिया। मैंने रेंट पे लिया, मैं नहीं यूज करा, किसी को मैंने सबलीज मतलब किसी और को रेंट पे दे दिया मैंने, तो उससे कुछ तो इनकम कमा लूंगा ना मैं। तो जो इनकम कमाऊंगा वो दिया हुआ है कि पहले साल में 3 लाख, बाकी साल में 5 लैक्स, मतलब 3 लैक्स, 5 लैक्स, 5 लैक्स, 5 लैक्स, 5 लैक्स। तो इसका निकालना प्रेजेंट वैल्यू, बराबर। तो मैंने निकाला 0.3 मिलियन, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, इसका निकाला प्रेजेंट वैल्यू आया 1.97। ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए एन्युटी फैक्टर 4 साल का 3 साल का दे रखा है, वो सब मत लेना, खुद से निकालना अलग से, क्योंकि वो लोग गलत हो जाएगा। मैंने रीजन लिख के दिया हुआ इधर। तो इतना मुझे धंधा बंद करने पे लॉस हो रहा है रेंट का, और इतना रेंट मैं कमा लूंगा, तो आप नेट प्रोविजन इतने का ही बनाओगे। मान लो 6.4 का लॉस हो रहा है, बट इतना आप रिकवर कर लोगे सबलीज करके, तो प्रोविजन इतने का ही बनेगा, सिंपल। तो प्रोविजन कितने कितने चीज का बनेगा, रिडंडेंसी में सिर्फ एम्प्लॉय निकालने वाला खर्चा, रिटर्निंग का नहीं बनेगा, इंपेयरमेंट लॉस का बनेगा, ओनरस का बनेगा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस का नहीं बनेगा, जो एग्जिस्टिंग लीज थी फैक्ट्री की उसका जो नुकसान हो रहा है वो बनेगा, बट लीज की वजह से आप सब लीज करके कुछ कमा लोगे, तो वो नेट ऑफ करने के बाद प्रोविजन बनाने का। शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, शानदार। ये मैंने ना, ये जो भी नए नए क्वेश्चन है ना आरटीपी वाले, सब डिस्कस किए मैंने आरटीपी के वीडियो में, बट क्या है, आपने ज्यादा बार नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसी के साथ फाइनली 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 रहा ना पहले से शायद, समझ में कुछ ना आए, अब बोलो ना क्या किए जाए अब। चलो खत्म। तो इसी बात पे क्या बोलेंगे, एक भाई साहब गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाँ, खत्म हो गया भाई साहब।